हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। कई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर भूगोल भी पढ़ाइए, तो आज हम लोग भूगोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और देखो, भूगोल अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो इसका ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि इसका चैप्टर बुक से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बुक आप पढ़ लोगे और कहानी की तरह याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। थोड़ा थोड़ा बुक पढ़ो और जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है इसका आपको वो पढ़ना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। देखो, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि जैव तथा अजैव संसाधन में क्या अंतर है, या जैव तथा अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण दीजिए। देखो, जैव मतलब जीव मतलब जीवन। ठीक है, अजैव मतलब बिना जीव, यानी कि उसमें कोई जीवन नहीं है। एक आप मान लो कि जैव मतलब जीवन यानी कि सजीव, और अजैव मतलब निर्जीव, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक को सीखते हैं। पहला हम लोग समझेंगे जैव, जो आपका जैव संसाधन है। देखो, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। जैसे ये वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जीवों से, जीव मंडल से होती है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जिसमें हम लोग जीवन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, तो जीवन यापन होता है, जैव संसाधन कहलाता है, वही आपका जैव संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैव संसाधन में कोई पॉइंट ऐसा नहीं कि आपको ना समझ में आए। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जिनमें जीवन यापन होता है, जैव संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए तो जैसे मनुष्य भाई क्या है, मनुष्य के अंदर जीव भी है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, जीवमंडल से संबंधित भी है। वनस्पति भी सांस लेते हैं। ठीक है, वनस्पतियां जैसे पेड़ पौधे हैं, देखो वनस्पति भी सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, एंड ये सब चीजें इसमें भी होता है। ठीक है, एंड फिर आपकी प्राणी जगत में सब चीजें आ जाती हैं, शेर, चीता, ये सारी चीजें, चाहे जो जानवर हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी जैव संसाधन कहलाती हैं, क्योंकि इसमें जीवन यापन भी होता है और जीव मंडल से इनकी प्राप्ति भी होती है। ठीक है, तो यहां से आपको जैव संसाधन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अजैव संसाधन में कैसे कहोगे? अजैव संसाधन, देखो अजैव संसाधन में क्या है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, ये वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव मतलब जिनमें जीव नहीं होता, निर्जीव होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, ये बोल नहीं सकते, उत्सर्जन नहीं कर सकते, श्वसन नहीं ले सकते। ठीक है, यही आपके निर्जीव होते हैं और अजैव संसाधन कहलाते हैं, जिनमें ना जीवन यापन होता है, कहीं फेंक दो वहां पड़े रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपको पता है? देखो, आपको पता भी होना चाहिए। लाइकेज अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले अजैव संसाधन का उदाहरण है आपके वनस्पति, ये सारी चीजें दे दे और एक आपका अजैव संसाधन का दे दे, तो आप कैसे लिखोगे? इसलिए आप थोड़ा एग्जाम्पल याद रखो। लाइक चट्टाने में ना तो जीव होता है, ना ये श्वसन करते हैं, ना ये उत्सर्जन करते हैं। और धातुएं भी भाई कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें आपकी हो गई अजैव संसाधन। तो जैव और अजैव संसाधन, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है और अब आपको नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो, रोपण कृषि की दो विशेषताएं। रोपण कृषि वे कृषि होते हैं लाइक जैसे इसमें ज्यादा क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ज्यादा खेत होते हैं, 200-300 बीघा होते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो होता है ना, खेती करने के लिए ज्यादा व्यापक क्षेत्र होना चाहिए। लाइक अगर ये एक तो होता है, मतलब रोपण कृषि का यही अर्थ ही है कि बहुत ज्यादा खेती होती है, इसमें बहुत लंबे खेत होते हैं, यानी कि रोपण कृषि में व्यापक क्षेत्र में की जाती है। जो रोपण कृषि है वो व्यापक क्षेत्र में की जाती है। व्यापक क्षेत्र का अर्थ है जो बहुत बड़ा क्षेत्र हो। ठीक है, जो मतलब जिसमें कृषि की जाए तो बहुत ज्यादा उन्नति हो, बहुत ज्यादा उसमें फसल हो, यही होते हैं। अब अगर बहुत ज्यादा लंबी खेत होगी और वो बहुत व्यापक क्षेत्र होगा तो उसमें ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होगी। जो किसान होते हैं, जैसे जो किसान का बात छोड़ दो, जो श्रमिक होते हैं, काम करने वालों को, देखो अकेले जो इसका मालिक होता है वो कर नहीं पाएगा। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अधिक पूंजी क्यों? क्योंकि अगर 1 बीघा खेत है तो इसमें कम उर्वरक, यानी कि जो आपका खाद पानी है ये कम देना पड़ेगा, कम बीज बोना पड़ेगा, सब चीजें कम करनी होगी। लेकिन अगर यही 100 बीघा खेत है तो उसके लिए ज्यादा खाद, ज्यादा बीज, ज्यादा
उर्वरक, ज्यादा पानी, तो ये सब चीजें ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आपको 1 किलो खाद 20 रुपए में है तो वही 100 किलो लेना हो तो वही, इसीलिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। ज्यादा खाद ज्यादा पैसे, ठीक है, तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ठीक है, तो यहां आपको समझ में आया। अब आता है भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें। ठीक है, आवश्यकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो भारत की ये का है का, देखो भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें, देखो भारत की, जैसे मैंने बताया रोपण कृषि की 2 विशेषता, उसी प्रकार से भारत की 2 महत्वपूर्ण, यानी कि आपको कौन कौन से आपके रोपण फसलें हैं, रोपण फसल। ठीक है, तो आओ हम बताते हैं। भारत में जो चाय है ये एक रोपण फसल है। ठीक है, ये अधिक क्षेत्रों में किया जाता है। कॉफी की भी खेती अधिक क्षेत्रों में की जाती है। रबड़ की भी खेती अधिक क्षेत्रों में की जाती है। गन्ना की भी खेती अधिक क्षेत्रों में की जाती है। तो ये सारे जो है ना प्रमुख रोपण फसल हैं। क्या है? रोपण फसलें। ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट? रोपण फसलें हैं। यहां से अगर आपसे कोई पूछ ले रोपण फसल, तो आपको चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़, ये सारी चीजें आप बता दो, आपकी रोपण फसल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इन 3 क्वेश्चंस में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वो क्या होता है या किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। खनिज तेल के जो 2 क्षेत्र हैं उनका नाम भी बताना है एंड और कुछ आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ऊर्जा के जो स्रोत हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। प्राचीन काल मतलब 100, 200, 1000 वर्ष पहले से। ठीक है, वो होता है प्राचीन काल, प्राचीन समय, पुराना समय। तो ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा को जो परंपरा है, हमारी परंपरा है खेती करना, जिसकी परंपरा है खेती करना, तो वही तो है परंपरा, वही ऊर्जा की परंपरा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। लाइक एज जो प्राचीन काल से होता आ रहा है, आज भी वो हो रहा है ऊर्जा के रूप में, तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहलाता है। ठीक है, इनमें स्रोत में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये बहुत सालों से पहले से आ रहा है और अब भी चल रहा है ये सारी ऊर्जाएं। तो ऊर्जा के जो स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। इन स्रोतों में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सारी चीजें आती हैं। लाइक एज इनके 2 क्षेत्र का भी नाम बताना है कि इनके 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत में मुंबई हाई है एंड गुजरात एंड असम, ये 3 चीजें हैं, मुंबई, गुजरात एंड असम। तो यहां 3 चीजों में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आया। अगला देखो, जनसंचार साधन कौन कौन से हैं? जनसंचार यानी कि व्यक्तियों को संचार के द्वारा मतलब बताया जाए, वो साधन होते हैं। लाइक एज अगर जनसंचार के साधन में जैसे रेडियो अगर आप बैठ के सुनने लगो तो दुनिया के कोनों कोनों की खबर आपको दे देगी। दूरदर्शन भी आपको दे देगा। डाक घर, यहां से भी आप थोड़ी मोड़ी पता कर सकते हो। इंटरनेट तो आज इतना छा गया है कि दुनिया के किसी भी कोने के, इससे आप पैसे भी अर्न कर सकते हो एंड आप किसी दुनिया के कोने को खबर को भी जान सकते हो। समाचार पत्र भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि आपके आसपास के समाचार यहाँ पता चलता है और मतलब और हर जगह की पता चलता है। तो यहाँ समाचार पत्र, मोबाइल, भैया मोबाइल तो ऐसी चीज है जहां आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो यहां से ये सारी चीजें जनसंचार के साधन हैं। ठीक है, तो यहां से जनसंचार के साधन रेडियो है, दूरदर्शन है, डाकघर है, इंटरनेट है, समाचार पत्र है एंड मोबाइल है। ठीक है, यहां से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखो बायोगैस उत्पन्न होती है। बायोगैस कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में आपको बताना है। अब बायोगैस कुछ ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे पूरे गांव की लाइट जल जाती है। कुछ ऐसे बायोगैस होते हैं पूरे गांव की खाना बन जाता है उसी से। तो बायोगैस बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे छोटा छोटा बनाते हैं, लेकिन बायोगैस बहुत बड़े बड़े में बनाया जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत जगह है।
तो देखो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, जो झाड़ी होते हैं, एंड कृषि के अपशिष्ट जो गोबर होते हैं, कृषि यानी कि कृषि के अपशिष्ट कह सकते हो, या पशुओं के अपशिष्ट, लाइक पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट, जो पशु होते हैं गाय के गोबर, ठीक है, या फिर आपके मानव जनित अपशिष्ट, जो मानव जनित अपशिष्ट है, ठीक है, का उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस बनता है। बायोगैस के लिए कई सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें लगाना पड़ता है, लाइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोबर गैस नाम ही है, या फिर बायोगैस नाम ही है, तो यहां से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहां से डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस बनता है। नोट कर लो सभी लोग, ये भी आप लोग 3 वहां तक अगले पेज में नोट किए थे। चौथा क्वेश्चन ये है, 5वां क्वेश्चन ये है, 6वां क्वेश्चन ये है। सभी स्टूडेंट नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो फिर अगला क्वेश्चन बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पाई जाने वाली अधिक या भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है, क्या आपने कभी अनुमान लगाया? अगर अनुमान नहीं लगाया तो कभी पढ़ा, बुक में बहुत सारी बुक में लिखी हुई है। तो भारत में सबसे अधिक जो है ना जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उपजाऊ भी होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा जो होती है पाई जाती है भारत में, सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। इसका निर्माण जो है ना नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। जैसे जो नदियों के अवसाद होते हैं वो बहा कर लाते हैं तो इसका निर्माण होता है। लाइक नदियों के तरफ ये ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और यह बहुत अधिक उपजाऊ होता है और गहन कृषि योग्य होता है। और ये जो होता है बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, मतलब इसमें उपजाऊ की कमी नहीं होती, खेती बहुत अच्छे से होगी, गहन मतलब गझिन बढ़िया से होगा, ठीक है। इसमें थोड़े थोड़े खाद पानी दिया करो, आपका बहुत अच्छा खेती होगी। तो यहाँ भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इसका निर्माण जो है ना नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा उपजाऊ भी होती है। अगला क्वेश्चन देखो, कोडरमा किस राज्य में स्थित है और यह किस खनिज से संबंधित है? कोडरमा नाम सुना है या कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? चलो हम आपको बताते हैं। इसको मैं आपको लिख कर समझा दूं क्योंकि लिखा नहीं है। जो कोडरमा है ना, कोडरमा झारखंड का नाम सुना है कि नहीं? कोडरमा जो है झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। ओके, तो ये कहां स्थित है? झारखंड राज्य में। ओके, तो यहां आपको पता चला आखिर ये स्थित कहां है। अब आपको बताना है यह किस खनिज से संबंधित है। यह किस खनिज से संबंधित है? तो यह जो है ना मतलब कोडरमा जो आपका नाम यहां देख रहे हो, ये किस खनिज से संबंधित है? तो कोडरमा जो है ना यह आर्वरक का नाम सुना है? आर्वरक से संबंधित है। आर्वरक से संबंधित है। ओके, तो यहां से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा कुछ भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है जैव तथा अजैव संसाधन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है रोपण कृषि के बारे में, और ये है भारत में महत्वपूर्ण रोपण फसलें। जल्दी से नोट कर लो, जितना मैं बता रहा हूं सब क्वेश्चन नोट होना चाहिए भूगोल का। चौथा क्वेश्चन ये है, अगर आपको लेसन पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट करो, चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। फिर ये जनसंचार साधन नोट कर लो। फिर यहाँ बायोगैस, फिर यहाँ आपको कौन सी मृदा सबसे अधिक पाई जाती है, फिर यहाँ आपको कोडरमा के बारे में। तो यहां से मैंने आपके कई सारे टॉपिक क्लियर करा दिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको चैप्टर्स पढ़ना है भूगोल के तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।